सर्दियों का सख्त तरीन मौसम था। 10 एक्सपीरियंस हाइकर्स डिसीजन लेते हैं उराल माउंटेन रशिया को सर करने का। ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और मशहूर हाइकर्स थे जिनको एक्सपीरियंस था इन माउंटेन्स के ऊपर सरवाइव करने का। इस ग्रुप की सरबराही कर रहे थे आइगर डियाटलोफ, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हाइकर थे और बहुत एक्सपीरियंस हाइकर थे। इनको अंदाज़ा था कि हमें किस तरह से अपनी हाइकिंग शुरू करनी है और किस तरह से इसको इख्तिताम तक लेके जाना है। ये ग्रुप ऑफ 10 हाइकर्स था जो कि अपनी हाइकिंग की सारी ज़रूरियात की चीज़ें अपने साथ ले चुके थे, इंक्लूडिंग इनके पास एक कैमरा भी उस वक्त मौजूद था। ये जनवरी और फरवरी का मौसम था। कहा जाता है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस मौसम होता है हाइकर्स के लिए। हाइकर्स बहुत मुश्किलात फेस करते हैं इस सख्त मौसम के अंदर। इसमें फिसलन और दूसरी दुश्वारियां बढ़ने लगती हैं। इस ग्रुप में शामिल 10 लोग थे। 8 इसमें से मेल थे और 2 इसमें फीमेल थी। 27 जनवरी 1959 ये डिसीजन लेते हैं कि हम ट्रैवल करते हैं और इस मकाम के ऊपर उराल माउंटेन की तरफ निकलते हैं। 28 जनवरी ये लोग ट्रैवल के मकाम तक, यानी कि उस शहर तक जहाँ से ट्रैवल इनका शुरू होना था, पहुँच जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से एक हाइकर जिसका नाम जनाइदा था, वो थकन और इलनेस बहुत ज़्यादा फील कर रही होती है। बताती है मेरे जॉइंट्स पेन हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपना सफ़र ख़त्म कर देती है और वापसी का सफ़र ले लेती है। मुहिम पे एक दिन जाने से पहले ये लोग पाइन वुड की तरफ जाते हैं और वहाँ से अपनी सारी ख़रीदारी करते हैं। जितना सामान इनको ज़रूरत का चाहिए होता है ये अपने साथ वहाँ से ले लेते हैं। 1 फरवरी इस मुहिम का आगाज़ हो जाता है। ये एक ऐसी मुहिम थी जिसका इनको भी नहीं मालूम था कि क्या मिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। 1 फरवरी अपनी मुहिम का स्टार्ट लेते हुए ये लोग हाइकिंग शुरू कर देते हैं। हाइकिंग शुरू करते करते ये काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाते हैं। डियाटलोफ के मुताबिक ये बिल्कुल सही जा रहे थे, मगर एक मकाम पर पहुंच के इनको फील होता है कि हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने के बाद ये लोग खुलात सियाखल की तरफ अपना सफ़र कर रहे थे, जिसे डेड माउंटेन कहा जाता है इंग्लिश में। ये वो मकाम है जिसका मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि इसको खुलात सियाखल क्यों कहा जाता है। रास्ता भटकने के बाद डियाटलोफ, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हाइकर था, उसको अंदाज़ा हो चुका था कि हम थोड़ा सा अपनी सिमत भटक चुके हैं। उसने एक स्लोप के पास इशारा करते हुए कहा कि इसी मकाम पर हम अपना कैंप लगाएंगे। एक उनके पास और ऑप्शन था, वो था पाइन वुड की तरफ जाने का, जो कि वहाँ से तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर के फासले पे था। वो पाइन वुड इनके लिए शेल्टर का काम कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने दोबारा से नीचे उतरना अच्छा नहीं समझा। डियाटलोफ के मुताबिक जो हमारा मोमेंटम बन चुका है वो नीचे उतरने की वजह से टूट जाएगा। उसने कहा कि यहीं हम अपना कैंप लगाएंगे और यहाँ से फिर अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे। नाइट में इन लोगों ने यहाँ पर अपना स्टे करा और इससे की आगे की कहानी मैं आपको बताऊँगा दूसरे चैप्टर के बाद। डियाटलोफ एक एक्सपीरियंस हाइकर था जिसका मैंने आपको शुरू में ही बताया था। उसने हाइकिंग के जाने से पहले स्पोर्ट्स क्लब को एक ख़त लिखा था या टेलीग्राम लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि मैं इस मुहिम के ऊपर जा रहा हूं और अगर हम लोग 12 फरवरी तक वापस नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि अब ये तशवीश की बात है। 12 फरवरी गुजरे, काफ़ी दिन हो चुके थे और 16 से 18 फरवरी लग गई थी, इनकी कोई खबर नहीं थी। स्पोर्ट्स क्लब में और इन लोगों की फैमिलीज़ में हलचल मच चुकी थी और उन्होंने इसके ऊपर डिसीजन लिया कि हम जाके इसकी कंप्लेन करते हैं। वो लोग पहुंचते हैं लोकल अथॉरिटीज़ के पास और पुलिस के पास और उन्हें बताते हैं कि हमारे मिसिंग पर्सन हैं जो अभी तक घर नहीं पहुंचे। पुलिस ने उराल माउंटेन की तरफ अपना रुख करा और 20 फरवरी से बताया जाता है इस मुहिम का आगाज़ हो गया था इन्हें ढूंढने की। फाइनली 26 फरवरी को पुलिस और रिसर्च इदारे इस मकाम पर पहुंच जाते हैं जिसे खुलात सियाखल कहा जाता है। इस मकाम पर पहुंच के उनको बहुत सारी फाइंडिंग्स वहाँ पर होती हैं। इस फाइंडिंग में जो सबसे पहले नज़र आने वाली चीज़ उनको मिली थी वो था उनका कैंप। कैंप की हालत कुछ इस तरह थी कि वो पूरा फटा हुआ था और बर्फ़ के अंदर धंसा हुआ था। कैंप की हालत देख के उन्होंने उसका अंदर का जायज़ा लिया तो उन्हें पता चला कि अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है सिवाय कुछ शूज़ की जोड़ियाँ पड़ी हुई थी और कुछ कदमों के निशानात थे। वो कदमों के निशानात वो ट्रैक करने लगे और वो उस मकाम तक पहुंच गए जहां पर 2 लाशें उनको फाउंड हुई।
इसी मकाम पर आग जलाने के निशानात भी इनको मिले थे। ये लाशें थीं क्रोवेनियशिंको और डोरोशिंको की। जो मिस्टीरियस बात इन लाशों में पाई गई वो थी इनका अनड्रेस होना, यानी कि ये बिल्कुल बिना कपड़ों के वहाँ पर थे और सिर्फ अंडरवेयर और एक शूज़ पहने हुए इनकी लाशें पड़ी हुई थी। थोड़े फासले के ऊपर इनको बाकी की 3 बॉडीज़ भी मिल जाती हैं। जैसे एक बॉडी होती है डियाटलोव की, बॉडी होती है क्लिमोगोरोवा की, एक होती है स्लोबोडिन की। ये 3 लाशें बाकी की यहाँ से रिकवर होती हैं। अब यहाँ पर 4 लाशें और मिसिंग थीं जिसकी खोज इन्होंने जारी रखी। तकरीबन 2 महीने के बाद ये 4 लाशें भी वहाँ से रिकवर कर ली गई थीं। ये लाशें पाइनवुड के एरिया की तरफ से मिली थीं। 4 लाशें थीं जो कि 3 लाशें बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में थीं, जबकि एक लाश तकरीबन सही हालत में मिली थी। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ शुरू हो जाता है और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इन लाशों को भेजा जाता है। 5 लाशें जो शुरू में रिकवर हुई थी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। पता चलता है वो पाँचों की पाँचों लाशें हाइपोथर्मिया की वजह से उनकी डेथ हुई थी। यह हाइपोथर्मिया इस डेडलियस्ट मौसम में एक आम सी वजह होती है मरने की। कहा जाता है इन डेडलियस्ट माउंटेन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा बात हाइपोथर्मिया की वजह से होती है। जो बाकी की 4 बॉडीज़ थी उनका भी मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स आ गई थी जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। इनमें से 3 बॉडीज़ तकरीबन पूरी तरह से डैमेज थी, जबकि एक बॉडी हाइपोथर्मिया और इसी तरह के मर्ज़ में मिली थी। और कहा जाता है उस चौथी बॉडी को भी कुछ इंटरनल चोटें थीं, मगर वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। बाकी जो 3 बॉडीज़ और थीं वो पूरी तरह से डैमेज थी। ये बहुत ज़्यादा बैडली बॉडीज़ थी जिसके बारे में वहाँ के जो डॉक्टर जो एग्ज़ामिनेशन कर रहे थे उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा मेजर कार एक्सीडेंट में इस तरह की हालत होती है इंसान की, जो हालत इनकी इस वक्त है। उनके स्कल का जो टिश्यूज़ थे वो सारे डैमेज हो चुके थे, यानी कि उनका जो सर था वो पूरी तरह से अंदर से डैमेज हुआ था और सारे टिश्यूज़ फट चुके थे। बाकी उनके जो फेस के टिश्यूज़ थे बताया वो भी फटे हुए मिले हैं, जबकि उनका जो चेस्ट था वो पूरी तरह से तीनों बॉडीज़ का फ्रैक्चर था। इसमें पहली बॉडी थी डिबीना की जिसकी आंखें बाहर थीं और उसकी जो टंग थी वो भी कटी हुई थी और उसके लिप्स भी कटे हुए थे। दूसरी बॉडी थी लेट्रोयोव की जिसकी आइज बॉल मिसिंग थी। तीसरी बॉडी अलेक्जेंडरा क्लेवर्टोव की थी जिसकी आईब्रो गायब थी। ये तीनों बॉडीज़ बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में थी। डॉक्टर के मुताबिक मेडिकल एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका था और इन सब की रिपोर्ट्स मुकम्मल हो चुकी थी। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स के बाद अब रिपोर्ट्स बनाने की बारी थी, जो कि पुलिस को वहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि इनका रीज़न ऑफ डेथ क्या है। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद पुलिस एक नतीजे पर पहुँचती है जिसको फाइनल केस नहीं कहा जाता कि क्लोजिंग किया जाता है। उन्होंने बताया है कि एक रीज़न पे हम पहुँचे हैं, वो रीज़न था मानसाई लोग। मानसाई लोग इंडिजियस होते हैं जो कि इन मकामात पर पाए जाते हैं और ज़मानों से यहाँ पर रह रहे हैं। ये कबायली लोग होते हैं और कहा जाता है ये इस तरह की हरकतों में भी मुलव्विस रहे होते हैं। पुलिस के मुताबिक हो सकता है कि इन लोगों की झड़प हुई हो इन इंडिजियस लोगों से और उन्होंने कपड़ों के लिए इनसे फाइट करी हो और इनको मार दिया हो। ये एक रीज़नेबल बात थी कि हो सकता है कि जो ऊपर 5 बॉडीज़ थी उनके कपड़े उतार लिए गए थे, इसी वजह से वो हाइपोथर्मिया से डेड हो गए। बाकी ये 4 इसलिए सर्वाइव कर गए क्योंकि कोशिश कर रहे थे अपने आप को सेव करने की और ये वहाँ से भागे, मगर इनकी वहाँ पर उनसे झड़प हुई जिसमें उनको चोटें भी लगी अंदरूनी। कहा जाता है कि हो सकता है कि ये सही रिपोर्ट हो, लेकिन इसको फाइनल रिपोर्ट इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि वहाँ पर किसी मानसाई लोगों के इस तरह के एविडेंसेस नहीं मिले कि उनके कदमों के निशान हों या कोई और चीज़ें वहाँ से फाउंड हुई हों। ये कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन इसको भी एविडेंस ही बताया जाता है। जबकि वहाँ पर जो लोग थे और जो वहाँ पे मिथ्स क्रिएट हुए उसमें डिफरेंट बातें सामने आती हैं। कहा जाता है कि ये येटी का हमला था इनके ऊपर, जिसको देख के वो खौफज़दा हो गए, क्योंकि येटी की रिपोर्ट्स इन इलाकों में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लेकिन कहा जाता है येटी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कभी नहीं पाया गया। दूसरा, उन्होंने बताया कि किसी एनिमल का अटैक इनके ऊपर हो सकता है कि किसी एनिमल ने अटैक करा हो जिससे डर के भागे हों और ये रीज़न रहा हो इनकी डेथ का। कहा जाता है इनकी आपस में ही कोई लड़ाई हो गई हो, ये भी एक रीज़न लोगों ने बताया। सारी रिपोर्ट्स मुकम्मल होने के बाद पुलिस ने केस क्लोज कर दिया था अनसॉल्व्ड मिस्ट्री केस के नाम से, लेकिन कभी कभार इसको इन्वेस्टिगेट करते रहते थे। कहा जाता है 1997 में ये केस मुकम्मल तौर पे क्लोज कर दिया गया था। क्रेवेनिशिंको की जो कैमरा इनको फाउंड हुआ था
उन्होंने वो उसकी बेटी, उसकी डॉटर के हवाले करा और यहाँ पर ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली 2019 ये केस किसी न किसी वजह से रीओपन होता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू होती है। जो इस केस में इजाफा किया वो है ओवलैंचेस की। ये ओवलैंचेस जो हैं ये रॉक्स होती हैं बड़ी बड़ी, जो माउंटेन से नीचे गिर जाती हैं। कहा जाता है ये इनके टेंट के ऊपर आके गिरी, जिससे हुआ ये कि जो 3 बंदे जिनके स्कल्स और जो टिश्यूज थे वो सब डैमेज थे, कहा जाता है ये उन्हीं के ऊपर आके गिरी थी और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए ये मारे गए। ये एक इसकी मिस्टीरियस स्टोरी है और कहा जाता है कि जो ओवलैंचेस की जो स्टोरी है ये फाइनल स्टोरी है। कहा जाता है कि इनके साथ यही वाक़या हुआ। बट जो एक वहाँ पर रिसर्च इदारा था उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर इन लोगों के साथ इस तरह की कोई एक्टिविटी वहाँ पर हुई है, उन 3 बंदों के साथ जिनके टिश्यूज़ डैमेज हुए थे, तो वो वहाँ से फ़रार यानी कि भागने में कामयाब किस तरह हुए। जबकि पुलिस के मुताबिक वो ओवलैंचेस उनको नीचे तक ले गए थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ वाक़या हो गई थी। ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो मारे गए। तो दोस्तों ये भी एक फाइनली अनसॉल्व मिस्ट्री है जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी सॉल्व नहीं हो सकी। ताहाल इसकी रिसर्च अभी तक चल रही है, लेकिन कोई भी प्रूफ सामने नहीं आता कि उस सर्द रात के अंदर इन 9 बंदों के साथ आखिर हुआ क्या था। दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।